नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे अज्ञे जी की रचना शेखर एक जीवनी। ये हिंदी उपन्यास है और हिंदी उपन्यास की जो यूजीसी नेट के लिए प्रस्तावित इकाई 6 है उसके लिए ये रचना है। तो आइए विस्तार से इसे देखते हैं। देखिए, इसकी बात करें तो शेखर एक जीवनी भाग 1 किसकी रचना है? अज्ञे की रचना है। इस उपन्यास को 2 भागों में लिखा गया था। भाग 1 सन 1941 में प्रकाशित हुआ और भाग 2 सन 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कुछ जगह ये 1940 ईस्वी भी है। आप कमेंट करके बताएं कि दोनों में से कौन सा सही है। शेखर एक जीवनी चर्चित और विवादित उपन्यास है, परंतु कुछ विद्वान इसे स्वयं अज्ञे की जीवनी मानते हैं। अज्ञे स्वयं इस बात से इनकार करते हैं यह अज्ञे की औपन्यासिक रचना है, जिसे जीवनी प्रधान मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहना अधिक उचित होगा। यानी इसमें जीवनी की प्रधानता है, किसी के जीवन घटनाक्रम को मुख्य रूप से शामिल किया गया है और मनोविज्ञान पर आधारित ये एक उपन्यास है। कुछ विद्वान मानते हैं कि स्वयं अज्ञे ने अपनी जीवनी को, अपने जीवन घटनाक्रम को इसमें संकलित किया है, लेकिन अज्ञे इस बात से इनकार करते हैं। आगे के विचारों को अगर देखें तो वो कहते हैं कि शेखर एक जीवनी एक अधूरी जीवनी है, जो घनीभूत पीड़ा या वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। यानी एक रात में इन्होंने ये विजन जो देखा, जिसके बारे में उन्होंने अनुभव किया, उसको शब्दबद्ध किया किसमें? शेखर एक जीवनी नामक इस रचना में। और ये एक अधूरी जीवनी है ऐसा इन्होंने माना है और इसमें बहुत ज़्यादा पीड़ा है, वेदना है, और इस वेदना को एक रात के दृष्टिकोण से देखते हुए उन्होंने इसे शब्दबद्ध किया है। इस विषय में अज्ञे जी कहते हैं कि मैं फिर कहता हूँ, आत्मघटित ही आत्मानुभूत नहीं होता, पर घटित भी आत्मानुभूत हो सकता है। यानी केवल अपने साथ घटित घटनाओं को ही अनुभव मन से या आत्मा से अनुभव नहीं किया जा सकता, बल्कि दूसरों के जीवन में घटित घटनाओं को भी आत्मानुभूत किया जा सकता है। तथापि मेरी अनुभूति और मेरी वेदना शेखर को अभिसिंचित कर रही है। यानी जो मेरी अनुभूतियां शेखर के साथ जुड़ी हुई है, वो उसके जीवन के प्रति जो मेरे विचार है उनको वो अभिसिंचित कर रही है, ऐसा आगे का मानना है। यह उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्वों को तो सामने लाता ही है, साथ ही साथ अपने समय के कुछ वैचारिक द्वंद्वों जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि से भी टकराता है। शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिज्ञासाएं स्वयं शांत करना चाहता है, परंपरागत अनुभवों और ज्ञान को अपनी कसौटियों पर कसना चाहता है। दरअसल शेखर व्यक्ति के स्व की खोज का प्रतीक है। यानी व्यक्ति अपने आप को ढूंढ रहा है, उसका प्रतीक है शेखर। शेखर जागरूक है, स्वतंत्र और अपने एवं समाज के प्रति ईमानदार होने की संघर्षपूर्ण यात्रा है। शेखर के माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव और उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। बचपन में जब बाल मन पर काम, अहम या अहंकार और भय का जो प्रभाव पड़ता है, उसका मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ ये केवल आंतरिक यानी मन के भीतर जो द्वंद्व चलते हैं उनका ही घटनाक्रम सामने नहीं लेकर आता, बल्कि आंतरिक के साथ साथ जो वैचारिक द्वंद्व है, जैसे व्यक्ति और समाज के बारे में विचार, स्त्री और पुरुष के बारे में, पाश्चात्य और भारतीय के बारे में जो विचार हैं, नैतिक और अनैतिकता के बीच में जो प्रश्न उठता है, उन सब की टकराहट यहाँ पर देखी जा सकती है। शेखर इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। यानी नायक कौन है? शेखर है। मृत्यु से पूर्व, मृत्यु किसकी है? शेखर की। क्योंकि जब ये उपन्यास शुरू होता है तो शेखर को फांसी की सजा दे दी जाती है। उस फांसी की सजा से पहली रात यानी मृत्यु से पूर्व अपने अंतरंग क्षणों में पीछे छूटे हुए जीवन से साक्षात्कार करता हुआ शेखर स्मृतियों में डूबता उतराता अपनी लंबी जीवन यात्रा का मानसिक साक्षात्कार इस उपन्यास की घटनाओं के रूप में करता है। वह अपने ही जीवन का दृष्टा बन गया है और जीवन की सारी स्मृतियां उसके स्मृति पटल पर घूमती है। और तब क्या बनता है? उपन्यास बनता है जिसका नाम क्या है? शेखर एक जीवनी। यानी अपने जीवन घटनाक्रम को जो शेखर है वो याद करता है और उसी का संकलन इस उपन्यास के रूप में
हुआ है, उसकी यादों को एक औपन्यासिक रचना का रूप यहाँ अगय जी के द्वारा दिया गया है। ये जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी, जैसा कि मैंने बताया कि 2 भागों में लिखा गया है। पहला भाग 1941 और दूसरा भाग 1944। इन 2 भागों के अलग अलग नाम रखे गए। प्रथम भाग का नाम क्या है, उत्थान है, और दूसरे भाग का नाम क्या है, संघर्ष है। प्रथम भाग के 4 खंड किए गए। पहले खंड का नामकरण हो रहा उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर इसका दूसरा भाग है, प्रकृति और पुरुष ये इसका तीसरा भाग है, और पुरुष और परिस्थिति चौथा खंड या चौथा भाग है। यानी पहले भाग के 4 खंड किए गए, उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, और चौथा कौन सा है, पुरुष और परिस्थिति। दूसरे भाग के भी 4 खंड किए गए, जिसका नाम क्या है, संघर्ष है दूसरे भाग का। 4 खंडों में पहला जो खंड है या पहला भाग है वो क्या है, पुरुष और परिस्थिति। दूसरा है बंधन और जिज्ञासा, तीसरा है शशि और शेखर, और चौथा है धागे, रस्सियां और गुंजर। ये इसका चौथा भाग है या चौथा खंड है। इस उपन्यास में बाल मनोविज्ञान का चित्रण, किशोरावस्था का चित्रण, क्रांति की भावना, विद्रोही चेतना का रूप, प्रेम की भावना का चित्रण भी हुआ है। इस उपन्यास को पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है। पूर्व दीप्ति यानी पहले की बातें दिमाग में आना, उनको याद करना। शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुंछल तारा नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हम मुख्य पात्र देखेंगे। यहाँ पुरुष पात्रों की अगर बात करें तो सबसे पहले आते हैं, नाम किसका आएगा, शेखर का, क्योंकि ये इस उपन्यास का नायक है। बंधन मुक्त रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। इसके माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय का चित्रण किया गया है। यानी काम भाव का जो प्रभाव है बच्चे के मन पर, अहंकार का और भय का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के मन पर, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। दूसरा पात्र है हरिदत्त, शेखर के पिता है और अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं। स्त्री पात्रों की अगर बात करें तो सबसे पहले है सरस्वती, ये शेखर की बहन है जो उसकी प्रेरक मूर्ति और गुरु भी है। दूसरी है शारदा, मद्रासी परिवार की लड़की है जिसके प्रति शेखर आकर्षित रहता है। यह स्वभाव से चंचल और स्पष्टवादी है। तीसरी शशि है, उपन्यास की नायिका कह सकते हैं इसे। ये शेखर की मौसेरी बहन है जिसके प्रति शेखर आकर्षित है। शांति 18-19 वर्ष की लड़की है और तपेदिक से पीड़ित है। गौण पात्रों में अगर बात करें तो शेखर की माँ है, मणिका है, कुमार है, प्रतिभा, ईश्वरदत्त, प्रभुदत्त, रविदत्त और चंद्र इसमें गौण पात्र हैं। इस उपन्यास की कुछ विशेष बातों पर अगर ध्यान दें तो यह उपन्यास फ्लैशबैक शैली अर्थात पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है। यानी पीछे की बातों को याद करना, जो घटनाएं घटित हो चुकी है उनको याद करना। उपन्यास में अगय ने उस समय की राजनीतिक गतिविधियों और स्वतंत्रता एवं क्रांति की विचारधारा को भी व्यक्त किया है। इस उपन्यास पर रोमा रोला का जो उपन्यास है जिन क्रिस्टोफ, इसका प्रभाव देखा जा सकता है। हिंदी का प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यास इसे माना जाता है। इसमें बिंबों और प्रतीकों का बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग अगय ने किया है। अब यहाँ पर भाग 1 के कथासार की अगर बात करें, उपन्यास का जो भाग 1 है उसके कथासार को यहाँ पर लिया गया है भाग 1। इसकी अगर बात करें तो इस उपन्यास में शेखर के विद्रोही व्यक्तित्व एवं बौद्धिक संघर्ष का चित्रण पूर्व दीप्ति शैली में हुआ है। उपन्यास का आरंभ शेखर की फांसी की सजा से ठीक पहले की रात जेल में उसके द्वारा अपने जीवन के पूर्व घटित घटनाओं को याद करने से होता है। वह सबसे पहले शशि को याद करता है, फिर शैशव अवस्था में जब वह 8 वर्ष का बालक था बहन सरस्वती की याद आती है। उसके बाद वो शारदा को याद करता है, फिर उसे अपनी माँ और पिता के प्रति धिक्कार की भावना जगाने वाली घटना याद आती है। इसी पहले भाग के पहले खंड को अगर देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि इसके खंड हैं, तो पहले भाग का जो पहला खंड है उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष तथा पुरुष और परिस्थिति है। इन चारों की यहाँ पर हम बात करेंगे तो पहले खंड में शेखर अपनी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण स्कूल नहीं जाता, शिक्षकों को परेशान करता है, छोटी उम्र में अकेलेपन का अनुभव करता है और ईश्वर को नहीं मानता, अपनी बहन सरस्वती से आकर्षण का अनुभव करता है। दूसरा जो इसका खंड है पहले भाग का, उसमें विदेश के प्रति उसका मन घृणा के भाव से भर जाता है। वह गांधी जी को अपना आदर्श मानता है,
अपना भाव प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय नाटक भी लिखता है। तीसरा जो खंड है, नास्तिक शेखर अपनी बहन सरस्वती को अपना प्रेरक गुरु मानता है। उसी समय जब वह दक्षिण में रहता है, उसके जीवन में शारदा का प्रवेश हो जाता है, जो शेखर को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसके बाद शेखर मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए लाहौर जाता है, जहां उसकी मौसी रहती है और उसे शशि मिलती है, क्योंकि शशि कौन है? उसकी मौसेरी बहन है। जब वहां से लौटता है तो शारदा और उसका परिवार जा चुका होता है। इसी खंड में शेखर को स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में ज्ञान होता है। चौथे खंड की अगर बात करें तो इसमें मद्रास में शेखर के द्वारा कॉलेज में बिताए दिनों का वर्णन है, जहां उसकी उम्र 15 वर्ष की रहती है। मद्रास में वह कुमार नामक लड़के से मिलता है, जो कि गौण पात्रों में हमने इसका नाम लिया है। उसमें समाज सेवा की भावना भरने लगती है। परीक्षा के दिनों में त्रिवेंद्रम जाने पर शेखर पुनः शारदा से मिलता है, परंतु शारदा की बातों से शेखर को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। इस घटना के प्रभाव से वह मद्रास छोड़ देता है। इस उपन्यास में शेखर के बचपन से लेकर उसके कॉलेज में बिताए गए जीवन का चित्रण है। तो ये उपन्यास का भाग 1 है। भाग 1 और भाग 2 को सार रूप में भी मैं एक वीडियो में लेकर आऊंगी, जहां पर पूरे उपन्यास की जो घटनाक्रम या कहानी है वो आपको समझ में आएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए उपयोगी होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।